स्टार्ट है। तब सभी भाइयों को स्वागत है नए रिवीजन सेशन में। आज से फिर हम लोग क्या करते हैं कि रिवीजन करना चालू करते हैं किसी नए टॉपिक का। तो पहले पीडीएफ खोल लेते हैं मेमोरी कार्ड में। अभी नाइट शिफ्ट में क्या करते हैं कि क्या कर रहे थे हम लोग, इकोनॉमिक्स कर रहे थे ना। इकोनॉमिक्स में वित्तीय व्यवस्था कर रहे थे। वित्तीय व्यवस्था का पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 करना है, तो पार्ट 2 को ओपन कर ले रहे हैं। ठीक है, और हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए खुल जा भाई, खुल जा फटाफट, खुल जा। चलिए अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका स्थापना यंग हिल्टन कमीशन, जिसको शाही आयोग कहते हैं, उसके सिफारिश पर हुआ है। कब हुआ था? 1934 की अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को हुआ। ठीक है, जिसका प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपया था। इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में था, लेकिन 2 साल बाद, मैंने 1935 से 2 साल बाद 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और बात करते हैं कि शुरुआत में भारत, पाक और बर्मा में, जो कि म्यांमार है, भारत, पाक और म्यांमार का बैंकिंग कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता था। तो क्या हुआ था कि 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, तो फिर वो अपना क्या बोलते हैं कि और बर्मा 1935 के अधिनियम के बाद 1937 में, ठीक है ना, लागू हो गया, तो वो अलग हो गया। तो उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही आरबीआई सारा का सारा बैंकिंग कार्य करने लगा। इसके लोगों में तार का वृक्ष और क्या बोलते हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर और तार का वृक्ष है, पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर इसके लोगों में। ठीक है ना, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या बोलते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, और बात करते हैं कि पहले गवर्नर इसके ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। ठीक है, 25वें गवर्नर अभी वर्तमान में बदल गए, लेकिन 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, जो कि अभी रिटायर हो गए। इनके जगह पे संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर बन गए हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है कि 25वें गवर्नर जो थे ना, शक्तिकांत दास जी, उनको 2023 में बेस्ट गवर्नर का अवार्ड मिला था। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं संरचना का बात करें आरबीआई का, तो एक गवर्नर जो कि संजय मल्होत्रा जी हैं, और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, जो कि स्वामीनाथन जी हैं, माइकल पात्रा जी, रविशंकर जी और राजेश्वर राव। लेकिन आज क्या कहते हैं कि 3 अप्रैल 2025 को एक इसमें से माइकल पात्रा जी का क्या हुआ, रिटायरमेंट हो गया, और इनके जगह पे एक नए क्या कहते हैं कि इनके जगह पे एक नए डिप्टी गवर्नर का क्या बोलते हैं कि ज्वाइनिंग हुआ है। उनका नाम क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि उनका नाम क्या है। फटाक से सर्च मार लेते हैं, क्योंकि दिमाग में नाम नहीं आ रहा है। कोई महिला है तो आरबीआई विकीपीडिया बस फटाक से उनका नाम सर्च करके हम लोग रिटर्न आ जाएंगे उस पर। एक कोई लेडीज हैं जिनका क्या बोलते हैं कि ज्वाइनिंग हुआ है। उनका नाम क्या है, 1 मिनट, एमडी पात्रा के जगह पे कौन है? संजय मल्होत्रा गवर्नर हो गए। यहाँ पे आर राजेश्वर राव डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन एक हैं, और टी रविशंकर हैं। उसके बाद एमडी पात्रा अभी लिख रहा है। ठीक है, लेकिन एमडी पात्रा नहीं है, इसमें अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं कि, ठीक है, न्यू ऐसे लिख देते हैं, न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ आरबीआई एक लेडीज है। उनका नाम क्या है, सो एक बार देख लेते हैं। हाँ, पूनम गुप्ता जी हैं। कौन है? पूनम गुप्ता जी को पात्रा जी के स्थान पे ये आई हैं। ठीक है, आगे हम लोग रिटर्न हो जाते हैं उस पर।
ठीक है। तो पूनम गुप्ता जी किनके स्थान पर आई है? माइकल पात्रा जी के स्थान पे हैं, क्योंकि माइकल पात्रा जी का रिटायरमेंट हो गया। तो स्वामीनाथन जी हो गए, माइकल पात्रा जी हो गए, रविशंकर जी हो गए और राजेश्वर राव हो गए। ये 4 क्या बोलते हैं कि डिप्टी गवर्नर है। और बात करते हैं कि आरबीआई के वे गवर्नर जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो मनमोहन सिंह जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो भारत के आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब आरबीआई का कार्य क्या होता है कि एक तो नोट इशू करना होता है, मुद्रा का नोट पर साइन वित्त सचिव का होता है, और 2 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के नोट में गवर्नर होता है। ठीक है। बात करते हैं नोट इशू करने के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है एमआरएस इशू। क्या बोला जाता है? एमआरएस। एमआरएस का फुल फॉर्म होता है मिनिमम, एम से हो गया मिनिमम रिजर्व रेशियो मेथड। ठीक है। मिनिमम रिजर्व रेशियो मेथड बोला जाता है, मिनिमम रिजर्व रेशियो बोला जाता है, जिसको हिंदी में न्यूनतम आरक्षित अनुपात विधि अनुपात विधि बोला जाता है कि मिनिमम कितना रुपया रिजर्व में रहना चाहिए, तभी जाके पैसा को इशू किया जाता है। तो क्या बोलते हैं, ये नियम कब आया था? ये नियम आया था 1956 में। 1956 में ये नियम आया था, और शुरुआत कब हुआ था? 1957 में। तो आपको याद कैसे होगा? तो 1857 का क्रांति तो याद होगा आपको, उसके 100 साल बाद। ठीक है। तो 1857 का क्रांति याद है, उसके 100 साल बाद 1997 में ये प्रारंभ हुआ। और क्या अधिकांशतः सामान्यतः क्या होता है, उसका अधिनियम 1 साल पहले आता है। तो अधिनियम या लॉ, तो लॉ 1956 में बना। ठीक है। और क्या बोलते हैं कि स्टार्ट हो गया 1957 में, जो कि क्या बोलते हैं कि 1857 की क्रांति के 100 साल बाद। ठीक है ना, एमआरएस लागू हुआ। ठीक है। तो मिनिमम कितना रुपया रिजर्व में रखना पड़ता है? तो 200 करोड़ रुपया को रिजर्व में रखना पड़ता है, जिसमें सोना के रूप में 115 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया में से 115 करोड़ रुपया क्या सोना के रूप में रखना पड़ता है, और फॉरेन करेंसी के रूप में 85 करोड़ रुपया रखना पड़ता है। ठीक है। तो 200 करोड़ रुपया में से 115 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपये में से 115 करोड़ रुपया क्या करता है? सोना के रूप में रखना पड़ता है, और 85 करोड़ रुपया करता है फॉरेन करेंसी के रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि आरबीआई 10,000 के मूल्य से अधिक का नोट जारी नहीं कर सकता है। तो मैक्सिमम कितना हज़ार तक आरबीआई का पावर है कि नोट को जारी कर सकता है? तो क्या कहते हैं कि 10,000 रुपये के नोट से ज़्यादा का नहीं निकालना है। ये किस अधिनियम में कहा गया है? तो 1934 के अधिनियम में ये बात कहा गया है कि 10,000 रुपये मैक्सिमम नोट निर्गत कर सकती है आरबीआई, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वर्तमान में जो नोट हैं, ठीक है, उस पर किस जगह का फ़ोटो लगा हुआ है। तो देखिए 10 रुपये के नोट पर कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में है। ठीक है। कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है, उसमें 10 रुपये का नोट है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क मंदिर उड़ीसा का चित्रण है। ठीक है। और क्या कहते हैं कि 20 रुपये के नोट पे एलोरा एंड गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा एंड गुफा का 20 रुपये का है। 50 रुपये के नोट पे हम्पी कर्नाटक का चित्रण है। 100 रुपये के 100 रुपये पर रानी की बाव की जो कि गुजरात में, उनका चित्रण है। 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप क्या बोलते हैं कि मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश में, उसका चित्रण है। 500 रुपये के नोट पे लाल किला का है, और 2000 का नोट जो था अब बंद हो गया, उस पर मंगलयान का चित्रण था, जो कि 30 सितंबर 2023 को बंद हो गया। 30 सितंबर। एक बार और हम लोग रिवीजन आँख बंद करके कर लेते हैं, आँख बंद करके कि 10 रुपये के कहाँ कोणार्क हो गया उड़ीसा वाला, 20 रुपये में कौन हो गया, 20 रुपये में एलोरा अजंता हो गया, 50 रुपये में हम्पी वाला हो जाएगा। ठीक है। कर्नाटक वाला 100 रुपये में रानी का बाग गुजरात वाला हो जाएगा। 200 रुपये में 200 रुपये वाला में सांची के स्तूप वाला हो जाएगा मध्य प्रदेश वाला। 500 रुपये वाला में और लाल किला वाला हो जाएगा। ठीक है ना। 2000 में मंगलयान है जो कि ख़त्म हो गया, इसको बंद कर दिया गया 30 सितंबर 2023 को। आगे बढ़ते हैं, याद हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या कि विमुद्रीकरण से क्या मतलब होता है। जब क्या बोलते हैं काला धन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सरकार जब जानबूझ के बैंकों को जो अभी करंट में पैसा नोट चल रहा है उसको बंद कर दे, अचानक से बंद कर दे, उसको विमुद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। लीगल टेंडर को समाप्त कर देना ही विमुद्रीकरण कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो ये कब हुआ था? हम लोग इसको झेले हुए हैं। तो 8 नवंबर 2016 को। तो 8 का डबल 16, तो 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2000, ठंडा का समय था। 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 में 8 नवंबर 2016 को 8 का डबल 16। तो याद रखने के लिए 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, रात के 8 बजे 500 रुपया 1000 रुपये का नोट, भाइयों बहनों, आज से 500 1000 का
नोट बंद हो जाएगा, मोदी जी का ऐलान किए थे, ठीक है ना। और उसका स्थान पर 2000 का नया नोट जारी हुआ था, सबको याद ही होगा। आगे बढ़ते गए कि आरबीआई का सिक्का का जो टकसाल होता है, जहाँ पे कॉइन मिंट कॉइन बोलते मिंट, जहाँ पे ढलान होता है, वो कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए चारों दिशा में 4 गो है, 4 गो दिशा में 4 गो। उसी तरीके से नोट छापने का जो प्रिंट होता है वो चारों दिशा में 4 गो है, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में देख लेते हैं। तो उत्तर में नोएडा में सिक्का कहाँ बनता है, उत्तर में नोएडा में, उत्तर में नोएडा में, ठीक है। दक्षिण में हैदराबाद, दक्षिण हैदराबाद, ठीक है। पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में मुंबई, और क्या बोलते हैं कि पूरब में कोलकाता, ठीक है। तो ऊपर में नॉर्थ में हो गया, नॉर्थ में नोएडा, दक्षिण में हो गया हैदराबाद, पश्चिम में हो गया क्या बोलते हैं कि मुंबई, और वो पूरब में हो गया कौन, कोलकाता। ये क्लियर हो गया, ये टकसाल वाला हो गया। अब बात करते हैं नोट छापने का प्रिंट कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए उत्तर तो नहीं है लेकिन मध्य है, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं उत्तर में देवास मध्य प्रदेश, देवास हो गया मध्य प्रदेश का। उसके बाद कहते हैं कि उत्तर दक्षिण में कौन हो गया, दक्षिण में मैसूर कर्नाटक, ठीक ना। दक्षिण में मैसूर कर्नाटक, वो तेलंगाना था तो ये कर्नाटक हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हैदराबाद में वो था, ये हो गया दक्षिण में क्या बोलते हैं कि कर्नाटक मैसूर में, ठीक है। उसके बाद पूरब में चलो पश्चिम पहले कर लेते हैं। पश्चिम में पहले कौन हो गया, पश्चिम में नासिक महाराष्ट्र उसमें भी था, महाराष्ट्र इसमें मुंबई था, यहाँ नासिक हो गया, नासिक में सालबोनी हो गया, सालबोनी माने कि पूरब में सालबोनी वेस्ट बंगाल, ठीक है। आगे बात करते हैं नोट, ठीक है। तो एक बार अभी हटा दिए, अभी देखते हैं वो अति सिक्का का कहाँ कहाँ हो जाएगा। उत्तर में नोएडा, दक्षिण में हैदराबाद, ठीक है ना। पश्चिम में मुंबई, दक्षिण में पूरब में कलकत्ता। उसी तरीके से नोट छापने का प्रिंट में उत्तर में कितनी जगह, उत्तर में अपना ये बीच वाला मध्य प्रदेश देवास हो जाएगा। नीचे में कौन हो जाएगा भाई, मैसूर हो जाएगा कर्नाटक का। और क्या बोलते हैं कि पश्चिम में हो जाएगा नासिक महाराष्ट्र का। और पूरब में हो जाएगा कौन, पूरब में सालबोनी वेस्ट बंगाल का। याद हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पढ़ते स्लाइड को। नोट जो रुपया का जो साइन है उदय कुमार जी दिए थे, जो कि तमिलनाडु में एक इंजीनियर थे, ठीक है ना। उदय कुमार जी थे जो कि तमिलनाडु के इंजीनियर थे। उन्होंने सिक्के साइन रुपया का साइन दिया था। विश्व में प्रतीक चिन्ह वाला मुद्रा कौन सा देश है जिसका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है ना। तो बात करते हैं डॉलर है, अमेरिका वाला पते है, पाउंड हो गया यूके का, ठीक है ना। यूरो हो गया यूरोपियन यूनियन का, जिसमें 20 देश है, 20 देश यूरोपियन यूनियन है जिसका 20 देश हो गया, ठीक है। येन हो गया जापान का, और रुपया हो गया भारत का। तो 1 2 3 4 5 देश ऐसा है जिसका अपना सिंबल है, 5 देश, ठीक है। उंगली पर 5 देश है ना, एगो हाथ में 5 है, उतना ही में क्या है कि विश्व का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। बात करते हैं नोट छापने की स्याही इंक कहाँ से आता है, जिसको वर्णिका कहा जाता है, ठीक है। नोट छापने की जो स्याही होता है जिसको वर्णिका कहा जाता है, वो मैसूर में मिलता है। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में। मैसूर के कर्नाटक के वर्णिका मिलता है। नोट छापने की जो स्याही होता है वर्णिका मैसूर में मिलता है, ठीक है ना। रुपया के ऊपर 15 भाषाओं में मूल्य लिखा होता है। टोटल कितनी भाषाओं में, टोटल कितना भाषा में क्या बोलते हैं कि मूल्य माने प्राइस लिखा होता है कि कितना रुपया का नोट है, वो 15 भाषा है, ठीक है। 15 भाषा याद रखना है। अब बात करते हैं बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है, क्योंकि बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है ना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, क्योंकि 1 जनवरी 1949 को पहला बैंक जो राष्ट्रीयकृत हुआ था वो आरबीआई था। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या होता है 1949 में बनाया गया था, ठीक है ना। फॉरेक्स रेगुलेशन में विदेशी मुद्रा भंडार का नियमन, ठीक है ना। फॉरेक्स रेगुलेशन एक्ट ना विदेशी, ठीक है ना। बात कर रहे हैं कि फॉरेक्स रेगुलेशन के लिए फेमा आया था, ठीक है। फेमा 1999 में फेमा आया था। फेमा का फुल फॉर्म क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 1999 में आया था, ठीक है ना। ताकि फॉरेक्स को मैंने फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए आया था, ठीक है ना। विदेशी मुद्रा हिंदी में बोला जाता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है ना। और विदेशी मुद्रा से क्या किया जाता है, इंपोर्ट कराया जाता है। विदेशी मुद्रा क्यों चाहिए, ताकि हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प मिल सके, ठीक है ना। बात करते हैं उदारीकरण क्या होता है।
फेरा से फेमा, ठीक है। तो फेरा कब आया था, जब टाइगर रिजर्व आया था ना, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। 1973 में 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट आया था, ठीक है ना, भारत में। तो उसी समय फेरा आया था। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसके उदारीकरण करके कर दिया गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो ऐसे हो गया। अगर जिसको याद नहीं हो रहा है उसको कैसे करना है, 1773 है तो 1973 है तो 19 को जोड़ेगा, 1 और 9 को जोड़ेगा तो 10, और 7 3 को जोड़ेगा तो 10, यानी 99 तो ही है, ठीक है। बात करते हैं 99 100 का, मैंने एक तनी मनी का अंतर है उदारीकरण में, ठीक है। बात करते हैं मौद्रिक नीति, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। अब और इसका और क्या काम है, इसका काम है मौद्रिक नीति लाना भी आरबीआई का काम है, वित्तीय समावेशन करना माने फाइनेंशियल इंक्लूजन करना भी क्या किसका काम है, आरबीआई का काम होता है, ठीक है ना। बैंक का टाइप कितना होता है, एक होता है अनुसूचित बैंक, एक होता है गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है, जिसको शेड्यूल बैंक बोला जाता है, नॉन शेड्यूल बैंक बोला जाता है, ठीक है ना। जो बैंक 1934 के एक्ट के अधिनियम 2, ठीक है, 1934 के एक्ट के अधिनियम 2, ठीक है ना, 1934 के अधिनियम 2 के अधिनियम बोल रहे हैं, अनुसूची 2 के अधीन कार्य करती है, वो सब शेड्यूल बैंक कहलाती है, जिस पर मौद्रिक नीति लागू होती है। जैसे आरबीआई का रूल रेगुलेशन जिस पर लागू होता है वो शेड्यूल बैंक है, जिस पर लागू नहीं होता है नॉन शेड्यूल बैंक है। जो बैंक 1936 एक्ट के अनुसूची 2 के अधीन नहीं आता है वो क्या कहते हैं कि गैर अनुसूचित बैंक कहलाता है। आरबीआई का नियम उसको पालन नहीं करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल बैंक का बात करते हैं। शेड्यूल बैंक में भी 2 तरह का होता है। शेड्यूल बैंक में 2 तरह का होता है, एक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक में एक होता है पब्लिक बैंक, एक होता है प्राइवेट बैंक। कमर्शियल बैंक में भी होता है पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक में सबसे 12 बैंक आता है। पब्लिक बैंक में टोटल 12 बैंक आता है, जिसमें सबसे बड़ा एसबीआई है, सबसे बड़ा एसबीआई है। उसके बाद पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है। सबसे बड़ा पब्लिक बैंक कौन सा है, एसबीआई है, ठीक है ना, ठीक है, वो एसबीआई है। आपका सेकेंड नंबर पर कौन है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है ना। इसका मेन काम होता है कमर्शियल बैंक का लाभ कमाना, ठीक है ना। और बात करते हैं कि प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी है ना, प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा है, जो कि 1994 में, ठीक है ना, 1994 में एचडीएफसी बैंक का था प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी बैंक 1994, ठीक है ना। बात करते हैं और सर्वाधिक ब्रांच किसका है, कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसका सर्वाधिक ब्रांच है, तो आईसीआईसीआई है, ठीक है ना। फॉरेन बैंक कुछ होता है विदेशी बैंक जिसमें जैसे कि सिटी बैंक हो गया जो कि अमेरिका का है, सिटी बैंक अमेरिका का। एचएसबीसी हांगकांग का है, एचएसबीसी कहाँ का है, हांगकांग का है, एचएसबीसी हांगकांग, सिटी अमेरिका, ठीक है ना। और जो ब्रांच यहाँ खोला है वो कौन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूके, ठीक है ना। ब्रांच जो खोला है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूके की, ठीक है ना। और बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जो कि समूह में मिलकर लोग जो बैंक खोलता है, जिसको सहकारी समिति एक्ट 1912 के तहत जो बैंक खुला है, सहकारी समिति बैंक 1912 के तहत जो बैंक खुला है, क्या कहते हैं वो सब क्या कोऑपरेटिव बैंक कहलाती है, जिसमें कि राज्य केंद्र और प्राथमिक माने कि राज्य केंद्र और जो प्रायोजक बैंक होता है, ये सब जो हेल्प करता है ना, राज्य केंद्र और प्रायोजक तीनों मिलकर जो बैंक खोलती है उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है। नोट में है प्रवाह पोर्टल किसका है, आरबीआई का। प्रवाह पोर्टल किसका है, आरबीआई का। इसका क्या उद्देश्य था, लाइसेंस एप्लीकेशन के अप्रूवल सिंगल पोर्टल मैंने एक अगर किसी को चाहिए कि लाइसेंस लेना है एप्लीकेशन के अप्रूवल के लिए चाहिए तो उसके लिए एक सिंगल पोर्टल बनाया गया है, जिसको क्या बोला जाता है, प्रवाह पोर्टल का। लंदन ने क्या किया है, अवार्ड दिया है रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है, आरबीआई को दिया है। बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है ना। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को रेगुलेट करने के लिए मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। उद्देश्य क्या है कि महंगाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और निर्माण करने वाली संस्था कौन है, निर्माण करने वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है ना, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना। इसका लक्ष्य होता है कि मुद्रास्फीति का दर 4 ± 2% माने 4% माने कि 2% से लेकर 6% के बीच में रखना, 2 से 6 के बीच में रखना, 2 से 4 ± 2%।
4+-2%, 4+-2% रखना इसका काम होता है। किसका? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का लक्ष्य क्या होता है? 4+-2% रखना होता है, ठीक है, तक नियंत्रित रखना होता है, 2% से 6% तक, ठीक है ना। सिफारिश किसने किया था? उर्जित पटेल कमेटी। ये भी आरबीआई के गवर्नर ही थे। आरबीआई की शक्तिकांत दास से पहले उर्जित पटेल ही थे। उन्होंने ही बताया था कि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का उद्देश्य होना चाहिए कि 2% से 6% के बीच में हमारा क्या बोलते हैं कि मुद्रास्फीति दर होना चाहिए, ठीक है ना। उर्जित पटेल कमेटी। और बात करते हैं स्थापना कब हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? स्थापना 2016 में हुआ। मैंने मोदी जी जब आए थे ना, उसके 2 साल बाद, मोदी जी जब आए थे पीएम बने थे, उसके 2 साल बाद क्या कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उर्जित पटेल की सिफारिश पर आया था, ठीक है ना। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य, जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं और 3 सरकार द्वारा होते हैं। तीन आरबीआई के होते हैं, 3 सरकार का होता है, जिसके हेड आरबीआई गवर्नर होते हैं। हर 2 महीने पे माने कि साल में 6 बार, ठीक है, 1 साल में 6 बार रिव्यू करती है, ठीक है ना, रिव्यू करते रहती है, ठीक है ना, कि 2 से 6% के बीच में है कि नहीं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम क्या होता है? 4+-2% तक इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करना। बात करते हैं कि ये मेंटेन करने के लिए कौन कौन सा टूल उपकरण का यूज करती है। माने क्या? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस टूल का यूज करती है ताकि ये इन्फ्लेशन रेट को 2% से 6% के बीच में, माने 4% +-2% रखने के लिए। तो पहला है 2 तरीके से बांटा गया है। क्वांटिटेटिव टूल है, एक है क्वालिटेटिव, ठीक है ना। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो बात करते हैं कि कौन कौन सा था। आरआर है, माने रेपो रेट है, रेपो रेट जी, ठीक है। एक है RRR जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। एक होता है CRR, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो, कैश नगद आरक्षित अनुपात होता है, अनुपात, ठीक है ना। अगला होता है RB, मतलब बैंक रेट हो जाता है। एक होता है MSFR मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो, ठीक है ना। एक होता है OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसका था MSFR का होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो, ठीक है ना। बैंक रेट होता है, उसका कैश रिजर्व रेशियो होता है, उसका रिजर्व रेपो रेट होता है। और क्वालिटेटिव, ठीक है ना। क्वालिटेटिव में गुणवत्ता में होता है नैतिक दबाव, माने मोरल प्रेशर दिया जाता है। और साख की रेशनिंग किया जाता है, रेशनिंग, ठीक है ना, रेशनलिंग, ठीक किया जाता है क्रेडिट का, ठीक है ना। आगे बात करते हैं LAF क्या होता है। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF का फुल फॉर्म होता है LAF लिक्विडिटी, माने पैसा खुद हाथ में कितना है वही लिक्विडिटी होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा पैसा हाथ में रहेगा उतने आदमी उछलेगा, तो उसको कैसे एडजस्टमेंट करने का फैसिलिटी जो होता है ना, उसको LAF बोला जाता है, ठीक है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है ना। तरलता समायोजन सुविधा, ठीक है ना, माने कि RRR को कैसे कंट्रोल किया जा सके, वही होता है LAF, ठीक है ना। RBI द्वारा अल्पकाल में तरलता नियमन हेतु परचेजिंग पावर LAF का उपयोग होता है, ठीक है ना। कि माने क्या होता है कि RBI द्वारा ना अगर कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, अल्पकाल में तरलता नियमन हेतु परचेजिंग पावर LAF का उपयोग होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट, ठीक है ना। रेपो रेट क्या होता है। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेशियो, ठीक है ना। रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेशियो, रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेशियो, रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेशियो होता है, रेपो रेट, ठीक है ना। जिसको पॉलिसी रेट भी बोला जाता है, नीतिगत दर भी बोला जाता है, पॉलिसी रेट या फिर नीतिगत दर भी बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि RBI है, एक बैंक है, प्राइवेट बैंक HDFC है, RBI, तो RBI को बाप मान लीजिए और HDFC जो प्राइवेट बैंक है उसको बेटा मान लीजिए, ठीक है। तो जब क्या होता है कि RBI बैंक जब RBI से पैसा मांगती है उधार, ठीक है, तो क्या कहता है कि
रेपो रेट पर देती है, ठीक है। लेकिन जब बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है तब वो जमा करने जाता है आरबीआई के पास, तो रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है। तो यही बात हो गया। आगे बात करते हैं कि और बाद में आता है ग्राहक। तो क्या होता है कि ग्राहक आता है प्राइवेट बैंक से कि हमको कर्जा दे दीजिए, तो वो जाता है आरबीआई से मांगने। तो आरबीआई जिस रेट पर पैसा दे देती है बैंक को, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं रेपो रेट। उस पैसे को कस्टमर को जिस रेट पर वो देता है, क्या बोलते हैं, बैंक देता है लोन, उसको बोलता है बैंक रेट, ठीक है ना। तो बैंक रेट हमेशा ज़्यादा होता है रेपो रेट से, बात समझ गया। और क्या बोलते हैं कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है रेपो रेट से। माने कि बैंक को कि आरबीआई को क्या चाहिए, क्यों क्या ज़रूरी है उसका जो एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा रखने का। लेकिन तुम क्या होते हैं कि सिक्योरिटी के लिए रख रहे हो तो ठीक है, हम थोड़ा कम इंटरेस्ट देंगे, लेकिन तुम मांगने आओगे तो हम ज़्यादा लेंगे, ये वाला पॉलिसी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अल्पकाल शॉर्ट टाइम के लिए लिए गए दर पर आरबीआई बैंक को उधार देता है, उसे रेपो रेट करते हैं। तो रेपो रेट कब दिया जाता है, जब शॉर्ट टाइम के लिए जब बैंक को जब उधार दिया जाता है तो वो रेपो रेट कहलाता है, ठीक है ना। वही बात यहाँ बताया, जैसे कि आरबीआई है, बैंक है और कस्टमर है। तो आरबीआई कस्टमर को समोसा खाना है तो वो चल गया बैंक के पास पैसा मांगने, बैंक के पास पैसा नहीं था तो वो चला गया आरबीआई के पास पैसा मांगने। तो आरबीआई 6% रेपो रेट पर दे दिया बैंक को, और बैंक दे दिया इसको क्या बोलते हैं कि कस्टमर को 8% पर था। 2% का जो बीच में पैसा फ़ायदा कमाई हुआ वही बैंक का प्रॉफिट होता है, ठीक है बात में। तो वही बात है। जैसे जैसे मान लें कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो कस्टमर को लोन लेने में क्या होता है कि दिक्कत होगा, और क्या होता है कि ज़्यादा बैंक रेट लेगा, माने कि ज़्यादा क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट लेगा। तो वही बात है कि रेपो रेट बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आरबीआई में से बैंक को प्राप्त लोन महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। आरबीआई को से बैंक को प्राप्त लोन महंगा हो जाएगा, क्योंकि महंगा रेट पर देगा तो ग्राहक को भी लोन महंगा मिलेगा। ग्राहक को लोन महंगा मिलेगा तो मांग घट जाएगा, मांग घटेगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, क्योंकि मांग पैसा का ज़्यादा मांग है तो भाई पैसे भी हाथ में नहीं है तो परचेजिंग पावर भी घट जाएगा, और परचेजिंग पावर घट जाएगा तो कोई खरीदने वाला नहीं है तो डिमांड भी घट जाएगा, उससे प्राइस क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। वही बात लिखल है कि रेपो रेट घटने से क्या होता है, रेपो रेट घटने से क्या होता है, और रेपो रेट अगर घट जाएगा तो क्या होगा, तो बैंक सस्ता लोन दे देगी, आरबीआई बैंक को सस्ता लोन दे देगी, और सस्ता लोन दे देगी तो ग्राहक को भी बैंक दे देगा आगे सस्ता लोन। तो क्या होगा, ग्राहक के पास में पैसा आ जाएगा, लोन आ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड हो जाएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि हाथ में पैसा आ गया कस्टमर के, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो यही होता है महंगाई और मंदी को बढ़ाने घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को आगे पीछे करते रहते हैं, और कितने, ठीक है, वही मेंटेन कर देते हैं। मंदी को दूर करना है, अगर मंदी को दूर करना है तो रेपो रेट को घटा दो, ठीक है ना। अगर मार्केट को बूस्ट करना है, मार्केट को बढ़ाना है तो क्या होता है, रेपो रेट को, ठीक है। तो क्या होता है, मंदी को दूर करना है तो मार्केट के बूस्ट करना है, मैंने तेज़ी लाना है, मैंने कि पैसा कस्टमर के हाथ में आएगा तभी तो मार्केट में बूस्ट आएगा, तो भाई रेपो रेट को घटा दो, ठीक है। आगे बात करते हैं, बस आज के लिए इतना ही रिवीजन में करेंगे और फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट रिवीजन सेशन में। तब तक के लिए बाय।